देश के वीरों और उनके परिवारों को आज यहाँ पर मौजूद रहकर सलाम कर रहे हैं, तब एक ऐसी शख्सियत आज हमारे बीच यहाँ पर मौजूद है जिनका स्वागत करना हम सबके लिए गर्व की बात है। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं, बहुत काम किए हैं। तो स्वागत कीजिए जोरदार तालियों के साथ श्री अलख पांडे जी का। फिजिक्स वाला के फाउंडर हैं आप, CEO हैं आप, और आपके समर्पण को हम सलाम करते हैं और उनसे बात करने के लिए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ यहाँ पर स्टेज पर। एक बार फिर से जरा जोरदार तालियां हो जाएं और साथ ही मैं अपने सहयोगी विकास कौशिक को भी यहां पर स्टेज पर बुलाना चाहती हूं और वो इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। स्वागत है आप दोनों का। नमस्ते आप सभी को। हजरत मोहानी साहब का एक बहुत ही उम्दा शेर है कि कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे में ढल गए, और कुछ लोग हैं कि वक्त के सांचे बदल गए। मुझे लगता है कि आज जिस शख्सियत के साथ हम बातचीत करने के लिए यहाँ मौजूद हैं वो उन्हीं लोगों में शुमार हैं जिन्होंने वक्त के सांचे बदल दिए। तो बहुत ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं अलख पांडे साहब का। अलख साहब वो हैं जिन्होंने ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात को सहा है, ज़िंदगी में जो दुश्वारियां हैं वो झेली हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो विपरीत धाराओं से लड़कर उन्होंने जो मुकाम हासिल किया है वो मुकाम किसी सपने के सच होने जैसा है। मैं सही कह रहा हूँ अलख साहब? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए, और बड़ा ही प्यारा आपने इंट्रोडक्शन दिया, थैंक यू सो मच उसके लिए भी। पर ये जो आपने बोला कि बड़े ही मुश्किल हालात रहे, मुझे लगता है ये मेरी कहानी नहीं, ये पूरे भारत की कहानी है। बड़े मुश्किल हालातों से ये देश निकला, हम आज़ाद हुए, आज़ाद होने के बाद हमने अपनी लड़ाई लड़ी और आज हमारा देश बहुत सशक्त है। सबसे पहले बहुत बड़ा मेरी तरफ से सल्यूट, सलाम हमारी सारी आर्म फोर्सेस को, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे सुरक्षित बैठे हैं। आज हमें यहाँ पे इस चीज़ की फ्रीडम मिलती है कि हाथ में माइक पकड़ के हम बात कर पाते हैं, स्टेज पे बैठ पाते हैं, लाइट जल पाती है। तो इन सब के पीछे हमारी आर्म फोर्सेस हैं, दिल से सल्यूट है उन सभी को। लाइफ थोड़ी थी, टफ थी, थोड़ी अजीब थी, पर ये सब आज लगता है, तब नहीं लगता था। जब आप जी रहे होते उस ज़िंदगी को, तब वही आपका जीवन होता है। पर आज सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि जब मैं 6th क्लास में था तो पिताजी को पढ़ाई के लिए मेरा एक ही तो घर था हमारा, वो घर बिक गया। उसके बाद हम लोग चले गए एक स्लम जैसी जगह में, वहाँ पे जाके किराए के घर पे हम लोग रहते थे। 600 रुपये किराया होता था वहाँ का। 8th क्लास में पहुँचा तो ऐसा हुआ घर में पैसे की कमी है तो ट्यूशन पढ़ाना है, और ट्यूशन पढ़ाने के लिए फिर साइकिल से घर घर जाने लगा। 500 रुपये मिलता था ट्यूशन पढ़ाने का, पर बड़ा मज़ा आ रहा था। आज हम लोग लगता है कि बड़ा संघर्ष था, बड़ा मज़ा आ रहा था। घर घर जाते थे, साइकिल चलाते थे, ट्यूशन पढ़ाते थे, फिजिक्स पढ़ाते थे, तो बड़ा इंटरटेनिंग होता था। वहाँ से लेके यहाँ तक काफ़ी एक बड़ा चेंज मुझे लगता है जीवन में हुआ, और इसके पीछे मुझे सबसे बड़ा जो कारण लगता है वो मुझे लगता है कि बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं। मैं अपनी सारी जितनी भी जो भी मैंने जीवन में अचीव किया सब बच्चों को ही डेडिकेट करता हूँ। एक ऐसा समय भी मुझे अपने जीवन का याद है कि जब मेरी स्कूल की फ़ीस भरनी थी तो डिफ़ॉल्टर लिस्ट में नाम था, तो मम्मी के पास कान की सोने की बाली थी, वो उनको बेचनी पड़ी। और ये मेरी कहानी नहीं, ये बहुत से भारतीय बच्चों की कहानी है, जहाँ में माएँ घर का गहना रख देती हैं, पिताजी ऐसा करते हैं कि दो ही तरह के कपड़े पहन रहे हैं, फटी हुई जूते पहन रहे हैं, और अपने बच्चों की पढ़ाई पे खर्च किए जाते हैं जी। तो आई थिंक वो मेरे माता पिता ने किया, और वहाँ से लेके यहाँ ज़िंदगी तो पलटी है। लेकिन अलख साहब, खुद अपने स्कूल की फ़ीस भरने के लिए आपने ट्यूशन पढ़ाने से शुरुआत की, और बड़ी मुश्किलों को आप सिविल लाइन्स तक जाते थे, इलाहाबाद में अपने घर से काफ़ी दूर था, साइकिल पर जाते थे, अपनी पढ़ाई का टाइम सेक्रीफाइस करते थे, आपने इतना सब कुछ झेला, और उसके बाद आज आपने 4000 करोड़ का एक एम्पायर ऐसा खड़ा कर दिया। मतलब कभी आपने सोचा था कि मैं ऐसा कोई ख्वाब देखूं जो इतना बड़ा बनेगा कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाएगा? तो वो ख्वाब देखने की ताकत उस संघर्ष से मिली, या धीरे धीरे कामयाबी मिलती गई तो फिर आपको लगा चलो लेट्स ट्राई दिस एज वेल? कैसे बढ़े आप? मैं अपने बच्चों को भी बोलता हूँ कि जीवन में जो भी आप सपने देखो हमेशा अपनी औकात से बड़े देखा करो। तो मैंने तो हमेशा से ये सारे सपने देखे थे, कुछ बहुत बड़ा करना है, क्या करना है नहीं पता था। जब मुझे आईआईटी की तैयारी करनी थी तो मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं तैयारी कर पाऊँ, और मेरी आईआईटी की तैयारी नहीं हो पाई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं हो पाई, मुझे उस तरह की शिक्षा नहीं मिल पाई जो एक ऐसे बच्चों को मिल सकती थी जिसके पास पैसा होता है। तो मेरे दिमाग में एक हमेशा और दिल में हमेशा इस चीज़ का एक टीस रह गया था कि ये मुझे सही करना है। तो 4000 करोड़, 8000 करोड़, 10,000 करोड़ जो भी है, ये तो कभी लक्ष्य था ही नहीं। हमेशा से ये था कि इस देश के अंदर ऐसा कोई और बच्चा ना बचा हो जो पैसे के अभाव में कहीं ना कहीं उसकी पढ़ाई सेक्रीफाइस हो रही हो। इस एम के साथ स्टार्ट किया था पूरा। बिल्कुल। तो ये जो एम, मतलब पहला कदम जो आपने उठाया अब सोसाइटी को वापस देने का, मैं आऊँगा, आपने बहुत कुछ आप इनिशिएटिव्स आप ले रहे हैं उन सब पर भी, लेकिन एक वो पहला कदम जब पहले किसी एक बच्चे की मदद आपने की हो, तब आपको लगा हो कि हाँ
अलग पांडे, जिसको खुद दुनिया में इतनी मदद की ज़रूरत थी, उसको शायद वक्त पे मदद नहीं मिल पाई, लेकिन आज मैं कर पा रहा हूँ। पहला कोई मदद, कोई इंसिडेंट आपको याद है जो आप शेयर करना चाहें आज? पहला अगर मैं याद करूं तो जब मैं पढ़ाना शुरू किया था और मैं कोचिंग पढ़ाता था, ऑफलाइन कोचिंग, तो मुझे याद है एक बच्ची आई थी मेरे पास, ज़ैनब नाम की एक लड़की थी, वो मेरे पास आई और उसने आके बताया कि घर में मेरे पिताजी नहीं है, माताजी सिलाई का काम करती हैं और जैसे तैसे घर का खर्चा चल रहा है, तो मैं कोचिंग की फ़ीस आपको आधी दे पाऊंगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम कुछ भी फ़ीस मत देना, मैं तुमको ऐसे ही पढ़ा दूंगा। उस दिन से मुझे पहली बार ऐसा लगा, घर जाके मैंने अपनी माँ को बताया कि ऐसा है कि एक लड़की को मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ और उससे फ़ीस नहीं ले रहा हूँ। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा काम कर रहे हो कि तुम इस तरह चीज़ कर रहे हो। फिर समय बीतता गया, फिर ऐसे कुछ बच्चे और आए, कुछ को और किया। पर वहाँ पढ़ाते पढ़ाते मुझे एक चीज़ लगी कि इस तरह से मैं फ्री 5 बच्चों को, 10 बच्चों को, 100 बच्चों को ही पढ़ा सकता हूँ। इसका वो स्केल नहीं हो सकता कि मैं पूरे भारत में पहुँचूँ। तो फिर वहाँ से जब यूट्यूब पे आए तो वहाँ से वो फिर नंबर इतना बड़ा हो गया कि 4 करोड़ 5 करोड़ बच्चे आज भारत में फ्री में पढ़ रहे हैं। तो वो इम्पैक्ट मुझे लगता है एक ऑनलाइन से ही आ सकता था। बिल्कुल। अलग साहब, एक बात आपसे ज़रूर मैं कहना भी चाहूँगा, अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि आज भी आप इतने ग्राउंडेड हैं कि अपनी जड़ों को नहीं भूले हैं। मुझे लगता है कि इस बात के लिए बहुत ज़ोरदार तालियां अलग जी के लिए बजनी चाहिए। जब हमारे पाँव उड़ने लगते हैं हवा में तो अक्सर हम अपने धरातल से कट जाते हैं, लेकिन आप अपनी ज़मीन से जुड़े हुए हैं और शायद इसीलिए उसने आपने अपनी जो ज़मीन पर जो हमारे जो दर्शक हैं उनको मैं अभी एक बात और बताना चाहूँगा कि अलग सर ने एक इनिशिएटिव फिज़िक्स वाला की तरफ से शुरू किया, एक CSR इनिशिएटिव है वो, जिसमें CRPF वेलफेयर एसोसिएशन के साथ आपने एक MOU साइन किया है, जिसमें शहीदों के बच्चों को फ्री कोचिंग भी आप दे रहे हैं और इसके अलावा जो हमारे CRPF और जो दूसरे जो हमारे सैन्यकर्मी हैं उनके बच्चों के लिए भी तमाम आप सुविधाएँ जुटा रहे हैं। तो ये जो इनिशिएटिव आपको लगा कि इस स्केल को आप बड़ा करें, अपने कुछ फौजी जो हमारे जो सैन्यकर्मी हैं उनके परिवारों की मदद करें, तो इसका आइडिया आपको कैसे आया? क्या कोई शख्स, क्या किसी घटना ने आपको प्रेरित किया इसके लिए? देखिए, हमारे वैसे भी जितने भी कोर्सेज़ होते हैं वो जैसे पहले ऑफलाइन कोचिंग होती थी तो कोर्सेज़ होते थे, 1.5 लाख रुपए लगता था IIT की तैयारी करने का, 1 लाख रुपए लगता था UPSC की तैयारी करने का ऑफलाइन माध्यम में। जब हम लोग ऑनलाइन में आए तो सभी कोर्स हमने सबसे पहले तो सस्ता किया। तो आज की डेट में आप कहोगे कोई बच्चा किसी गाँव देहात में बैठा है, उसके पास अगर मोबाइल है और इंटरनेट है तो 4 से 5 हज़ार रुपये में वो IIT का कोर्स खरीद सकता है और IIT निकल भी जाता है, सिलेक्शन भी हो रहा है। किसी को 4-5 हज़ार में डॉक्टर बनना है, बन सकता है। किसी को 8-10 हज़ार में IAS की तैयारी करनी, कर सकता है। किसी को 3-4 हज़ार के अंदर पुलिस की तैयारी करनी है, इंस्पेक्टर की तैयारी करनी है, दरोगा की तैयारी करनी है, सब कर सकता है। ये सारी चीज़ें कर दी थी अफोर्डेबल। इसके बाद मेरे को एक बच्चा मिला था, हमारे लखनऊ के पास के एक गाँव का था। वो मुझको मिला और मैं अभी भी जाता हूँ। अभी 3 दिन पहले मैं अभी बुलंदशहर के एक स्कूल में होके आया हूँ। 3 दिन पुरानी बात है, मैं हमेशा जाता रहता हूँ और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब आप वहाँ जाते हो और बच्चों से मिलते हो तो आपको हकीकत पता चलती है, क्योंकि इन AC कमरों में बैठ के जो डेटा वेटा लोग देखते हैं उससे कभी भी असलियत नहीं पता चलती। तो आप ग्राउंड पे उतरो, और आप लोग तो सबसे ज़्यादा उतरते हो, आप लोगों को क्या बता रहा हूँ, आप तो ग्राउंड के लोग हो। तो मैं वहाँ पर गया हुआ था, उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पास के एक गांव में मैं गया हुआ था। वहाँ मेरे को एक लड़का मिला था और उसने मेरे को बोला कि सर मेरे को UPSC की तैयारी करनी है। मैंने कहा कर लो, बहुत सस्ता कोर्स है, आप खरीद लो। तो उसने बताया कि सर मेरे घर में बड़ी कठिन हालात है, पिताजी पुलिस में थे और शहीद हो गए थे, नक्सल एरियाज़ के अंदर किसी ऑपरेशन में शहीद हो गए थे, तो मैं अब इतना नहीं जुटा पा रहा हूँ, घर में अब बहुत जिम्मेदारी है। तो मैंने कहा कोई नहीं, मैं तुमको फ्री में कोर्स दे दूंगा। ये कर दिया। फिर वही दिमाग में आया कि ऐसे कितने को कर पाऊंगा, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का। तो उसके बाद फिर मैंने टीम को बोला एक काम करते हैं हम लोग कि आर्म फोर्सेस के अंदर जहाँ भी कोई रिटायर्ड पर्सनल दिखता है, या किसी में आर्मी में, नेवी में, CRPF, CISF, ITBP, कहीं पे भी कोई रिटायर्ड पर्सन हो या कोई ऐसा हमारा जवान है जो शहीद हो गया और उसका परिवार है, तो उसके लिए हम लोग को कुछ करना चाहिए। फिर इसके बाद हम लोग ने, जो आपने बताया कि ये MOU साइन किया, तो सबसे पहले तो ये हम लोग ने साइन किया था CRPF के साथ। तो उसमें हम लोग ने 3.5 लाख परिवारों के साथ ये MOU साइन किया है कि CRPF में 3.5 लाख परिवार, और उसमें बच्चे तो और ज़्यादा होंगे, उन बच्चों को हम लोग कोर्सेज या तो सस्ता कर दें या तो फ्री कर दें। इसके बाद फिर हम लोग ने कोर्स, अभी एक और MOU साइन किया है अपने सशक्त सीमा बल SSB के साथ, वहाँ 80,000 परिवारों के साथ। अभी ITBP के साथ साइन कर रहे हैं। और आपके मन से मैं इनवाइट करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जितने भी आर्म फोर्सेज हैं, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, CISF हो, पुलिस हो, कोई भी हो, उन सबको मैं इन्वाइट करना चाहूँगा। मैं आपके इवेंट के लिए आज एक email ID भी लेके आया हूँ, pwfpartnerships@pw.live। तो हमारे किसी भी फोर्सेस में कहीं भी कोई शहीद हैं, कोई रिटायर्ड हैं, उनके बच्चों को हम फ्री में पढ़ाना चाहते हैं, कम्प्लीटली फ्री पढ़ाना चाहते हैं। और बाकी जितने भी लोग हमें सर्विस दे रहे हैं उनके लिए भी हम चाहते हैं कि हम कुछ कर सकें। तो pwfpartnerships@pw.live पे आप हमें मेल कर सकते हैं। अलग सर, ये जो आपने कहा कि
कम लोगों की मदद जब आप कर पाते हैं तो आपको लगता है कि नहीं मुझे स्केल को बढ़ाना चाहिए। तो अब तक वैसे आप आंकड़ों में यकीन नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूँगा कि अब तक जो जिस तरह के आपने इनिशिएटिव्स लिए हैं, स्पेशली जो हमारे आर्म फोर्सेस के या पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं उनके परिवारों के लिए, उनके बच्चों के लिए, कोई आंकड़ा है आपके पास कि कितने बच्चे उसमें से सफल हुए? कुछ कहानी आप उनकी कहीं किसी की एक प्रेरक कहानी शेयर करना चाहते हैं? नहीं, ये जितने भी इनिशिएटिव हैं ये शुरू हुए अभी 6 महीने हुए हैं, तो इस साल हम लोग को इंतज़ार करना होगा रिजल्ट का। आंकड़ा जो बच्चों का होगा मुझे लगता है कुछ 5-7 लाख बच्चे होंगे जो अभी शुरुआत किया है इसमें पढ़ने की, और बच्चे जुड़ेंगे तो मेरे ख्याल से रिजल्ट के बारे में हम लोग अगले साल बात कर पाएंगे इसके बारे में। जी, तो मैं आगे बढ़ता हूँ सर। अभी जो एसएसबी की आपने बात की है, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, आप धीरे धीरे सबको जोड़ते जा रहे हैं। एक जो सवाल मेरे मन में था, मैं आपसे जब मिलूंगा तो ज़रूर पूछूंगा कि तकनीक का सही मायनों में इस्तेमाल करके आपने पूरे इस एजुकेशन सेक्टर को बदल दिया है। आप एक तरह से क्रांति लेकर आए हैं, लेकिन आज भी हमारे देश में ऐसे बहुत मुझे कहना चाहिए कि एक डिजिटल डिवाइड भी है। ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर अच्छी शिक्षा बच्चों को मुहैया नहीं है। तो ऐसी डिजिटल डिवाइड की भी समस्या है और बच्चों को अच्छी शिक्षा जो एट प्रेजेंट जो सरकार का मॉडल है उसके थ्रू नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे बच्चों तक पहुंचने के लिए, उनकी मदद के लिए क्या कुछ प्लान अलग सर के दिमाग में है कि तकनीक से कुछ और उनकी मदद की जा सके? क्या कुछ सोच रहे हैं आप? हाँ, तो शुरुआत के जब 3-4 साल चला तो हम लोग को ये लगा कि हम लोगों ने कोर्स बहुत सस्ता कर दिया है। अब बच्चा 4-5 हज़ार में आईआईटी की तैयारी, डॉक्टर बनने की तैयारी, आईएएस की तैयारी 8-10 हज़ार में कोई भी बच्चा कर सकता है। भारत में कहीं बच्चा हो, बस 2 चीज़ होनी चाहिए, मोबाइल और इंटरनेट। अगर बच्चे के पास ये है तो वो खुल के तैयारी कर सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकता है। पर ये सोच मेरी पिछले 1.5-2 साल के अंदर टूटना शुरू हुई जब मैं जोधपुर के पास एक गांव में गया था और वहां पे मैंने देखा कि पानी नहीं आता है। अगर आप लोग राजस्थान में जानते हो तो ऐसे बहुत से गांव हैं जहां पे तालाब से पानी लाया जाता है, ट्रैक्टर भर भर के। मैंने वहां पे बच्चों से पूछा कि क्या तुम लोग के पास मोबाइल फ़ोन है? तो लगभग सभी बच्चों ने हाथ उठाया कि हाँ, हम सबके पास मोबाइल फ़ोन है। मैंने कहा आपके पास इंटरनेट है? लगभग सभी ने कहा कि हमारे पास इंटरनेट भी है। तो हमने कहा आप लोग फिर ऑनलाइन पढ़ते क्यों नहीं है बेटा, जब आपको पता है ये सारी चीज़ें? बोले सर घर में एक ही फ़ोन है, पापा का है, रात को 9 बजे मिलता है, पापा काम पे जाते हैं। कोई कह रहा है घर में एक ही फ़ोन है, 4000 का है, रबड़ बैंड लगा के चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डिवाइसेस पहुंच गई हैं, पर अभी भी उस तरह की डिवाइसेस नहीं पहुंची या उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। इसको लेके फिर हम लोग ने एक चीज़ बनाई अभी, जिसका नाम हम लोग ने दिया कि एक AI बॉक्स बनाया। अब AI बॉक्स क्या है कि आप सबसे बड़ी अगर दिक्कत देखो तो वो क्या है, या सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट अगर हमें कहीं लाना है तो एक जगह जहाँ पे लाना है वो है गवर्नमेंट स्कूल्स इन Tier 3 एंड विलेजेस। सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट आपको यहीं लाना है। नंबर ऑफ स्कूल्स की कमी नहीं है भारत में, अभी वो प्रॉब्लम नहीं है कि स्कूल्स नहीं है। मैं बहुत गांव विजिट कर रहा हूँ, स्कूल की कमी नहीं है। हर कोने में, हर इलाके में स्कूल खुले हुए हैं। बच्चे का स्कूल में टर्न अप होना, स्कूल में टीचर का पढ़ाना, ये अब प्रॉब्लम हो गई है। अच्छी चीज़ है कि अब प्रॉब्लम एक लेवल ऊपर आ चुकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर बच्चा स्कूल आ भी गया और टीचर भी स्कूल आ गया, तो क्या टीचर उतना इक्विप्ड है हमारा कि वो बच्चे को उस लेवल की तैयारी करा पाएगा, उस लेवल के कोर्सेज पढ़ा पाएगा जिससे वो compete कर सके एक शहर के बच्चे से या एक ऐसे बच्चे से जो महंगे स्कूलों में पढ़ रहा है? इसके लिए हमने एक डिवाइस बनाई AI बॉक्स नाम की। एक छोटा सा डिवाइस है, इसको आप ले जाके किसी भी एक क्लासरूम के अंदर एक स्क्रीन पे कनेक्ट कर दोगे। अगर आप कहोगे कि क्लासरूम्स में स्क्रीन नहीं है, तो मैं ये भी बताऊंगा मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में आज के टाइम पे स्क्रीन्स भी लग चुकी हैं गवर्नमेंट स्कूल में, उतना भी बुरा हाल नहीं है। अब ये हो सकता है कि स्क्रीन पास हुई, वहां पहुंची नहीं, वो अलग कहानी हो सकती है। ऑन पेपर हर जगह स्क्रीन लग चुकी है और स्क्रीन का खर्चा इतना ज़्यादा नहीं है, हमने वो भी डिज़ाइन किया है। हमने ऐसी भी स्क्रीन बनाई है कि 7,000 रुपये में आप स्क्रीन भी बना सकते हो। उसमें अगर आपने एक छोटा सा AI बॉक्स लगा दिया तो उसके अंदर जो सबसे बेहतरीन कंटेंट है वो बच्चे की रीजनल भाषा में, कोई भोजपुरी में पढ़ना चाहता है भोजपुरी में, कोई तमिल में पढ़ना चाहता है तमिल में, कोई बंगाली में पढ़ना चाहता है बंगाली में, उसकी रीजनल भाषा में वो कंटेंट उसको मिल जाएगा। और उसके अंदर एक छोटा सा कैमरा लगा होगा जो क्लास की अटेंडेंस भी मॉनिटर करेगा कि कौन से बच्चे क्लास में आए हैं। वो छोटा सा कैमरा ये भी देखेगा कि किस बच्चे के एक्सप्रेशन कैसे चल रहे हैं, क्योंकि वो AI मॉडल पर ट्रेन हो रखा है। और अगर हफ्ते में एक दिन भी उस गांव के अंदर इंटरनेट आ गया, कई बार इंटरनेट का भी प्रॉब्लम होता है, एक दिन भी उस गांव के अंदर अगर इंटरनेट आ गया तो वो डिवाइस जितना डेटा कैप्चर किए वो सेंट्रली हमें भेज देगी। हम जितना अपडेट करना चाहेंगे डेटा को वहां अपडेट कर सकते हैं। तो इस पूरे प्रोजेक्ट के अराउंड हम लोग बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी काम कर रहे हैं। अपने आप भी हमने इनिशिएटिव लिया है कि इसको हम फ्री में भी बहुत जगह एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो आई थिंक इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत बड़ा गेम चेंजर होंगे। और मुझे लगता है सबसे बड़ा चेंज तभी होगा, जैसे जनरली आप देखो कि किसी को अगर चेंज करना होता है तो इंसान दिल्ली में चेंज कर देता है, इंसान मेट्रोज में चेंज कर देता है, बट द रियल चेंज कैन ओनली कम व्हेन यू गो इनटू Tier 3। और जब आप जाते हो गांव के अंदर और वहां कुछ इंप्रूवमेंट लेके आते हो, धीमे होगा पर आई थिंक वो टेक्नोलॉजी से ही हो सकता है। सर, आप जो तकनीक की बात कर रहे हैं, तकनीक के साथ अगर एडवांटेजेस हैं तो खतरे भी बहुत सारे आते हैं।
अगर मैं अभी एआई टूल्स के खतरों की बात करूं तो हम में से बहुत सारे लोग नोटिस करते होंगे कि बच्चे आजकल चैट जीपीटी से अपने होमवर्क करा रहे हैं। तो ऐसे खतरों से डील करने के लिए एक एजुकेटर के तौर पर, एक टीचर अलग पांडे सर के क्या व्यूज़ हैं, कैसे हम इससे डील करें, और क्या वाकई हम जो हमें दिख रहा है वो खतरा है या इससे बड़ा चैलेंज हो सकता है हमारे लिए? नहीं, खतरा तो जेन्युइन है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ लास्ट ईयर इंडिया आए थे, तो बड़ी क्लोज रूम मीटिंग थी, उसमें मैं बैठा हुआ था। उस मीटिंग में सबसे बड़ा डिस्कशन यही चल रहा था कि जो ये वीडियोस बन रहे हैं एआई के, ये पॉलिटिकली कितना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। सबसे बड़ा डिस्कशन यही था, वहाँ काफ़ी कंपनी के सीईओ वगैरह थे। तो जेन्युइन है खतरा। पर मैं एक बात कहूँ तो जब इंटरनेट आया था तो भी हम लोग को बहुत बड़ा खतरा लग रहा था, और आज भी बच्चा जो देखना चाहे वो देख सकता है। आज इंटरनेट पर बच्चा जो देखना चाहे देख सकता है। तो एक प्रॉब्लम है, बट उसके अगर एडवांटेज देखूं तो एडवांटेज क्या है? अब आप सोचो कि एक टीचर है, वो आज क्लासरूम के अंदर 100 बच्चों को पढ़ा रहा है। तो टीचर जिस तरह से पढ़ा रहा है, क्या हर बच्चे को समझ में आ रहा है? हर बच्चे का समझने का तरीका अलग है, लेवल अलग है। मुझे लगता है एआई के साथ बहुत ज़्यादा पर्सनलाइजेशन आ सकता है कि हर बच्चे को एक टीचर पढ़ाएगा। कौन सा? उसका एआई टीचर। अब वो एआई टीचर ट्रेन होगा एक टीचर के ऊपर, ऐसा नहीं कि इंडिपेंडेंट हो जाएगा टीचर से। एक टीचर के ऊपर ही ट्रेन होगा, बच्चे की हेल्प करेगा। अभी प्रॉब्लम कहाँ पे मुझे सबसे बड़ी दिखती है कि हम लोग को लगता है एआई बहुत मचा रहा है। हम सबको लगता है अरे एआई ने क्या मचा दिया। मैं आपको जनरली बताऊं, अभी टाइम है, अभी बहुत टाइम है, अभी वो इमोशंस नहीं आ रहे हैं। हम लोग ने बहुत मल्टीपल मॉडल्स ट्रेन करके सब चेक कर लिया, अभी भी उसकी जो भाषा है उसके अंदर वो इमोशनल फ्लेवर नहीं आ रहा है। और जब तक वो इमोशनल फ्लेवर नहीं आएगा तब तक बच्चे से कनेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट आई थिंक विथ टाइम जो एआई पूरा आया, इससे दो बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं एजुकेशन के अंदर। एक है बहुत बड़ा पर्सनलाइजेशन, हर बच्चे को उसकी स्पीड पे, उसके तौर तरीके से, जिस टॉपिक में कमज़ोर है, जिसमें वो मजबूत है, उसके हिसाब से पढ़ाना, पहला। दूसरा, कॉस्ट। अगर एक टीचर एक क्लास में 100 बच्चों को पढ़ाएगा तो प्रॉब्लम है, क्योंकि हर बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है। तो मानते हैं एक टीचर एक क्लास में 5 बच्चों को पढ़ाएगा, पर उसकी फीस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, कॉस्ट ही नहीं बनेगी। तो आई थिंक कॉस्ट एंगल ऐसा है जहाँ पे एआई बहुत अच्छा वर्क कर सकता है एजुकेशन के अंदर। अब चाहे वो किसी बच्चे की डाउट सॉल्विंग हो, हम लोग ने एक प्रोडक्ट बनाया था एआई गुरु करके, इंडिया का सबसे बड़ा एजुकेशन का प्रोडक्ट है एआई का अभी तक का, एआई गुरु, जहाँ हम लोग सबसे ज़्यादा बच्चों की डाउट सॉल्व करते हैं। फिर हमने बनाया एआई सहायक। अब एआई सहायक के अंदर सबसे बड़ा जो सबसे ज़्यादा बच्चा जो एआई को इस्तेमाल कर रहा है, ये आप जान के शॉक हो जाएंगे। वो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के डाउट नहीं पूछ रहा है, वो आके एआई से पूछ रहा है, घर में पापा पढ़ाई के लिए बहुत डांटते हैं, हमारी मदद कर दो। सच है ये। 60% डाउट्स आर नॉन एकेडमिक। और जब इसको मैंने स्टडी किया तो मैंने देखा अमेरिका के अंदर इस समय एकेडमिक्स में सबसे बड़ा एआई का इस्तेमाल चल रहा है इमोशनल वेलबींग। तो बच्चा आके हमारे चैट जीपीटी या जो भी आप लगा के रखो, हम लोग एआई गुरु लगाए, उसमें बहुत सारे ऑफकोर्स रैपर हैं, उससे आके हमारे एआई गुरु से बच्चा क्या पूछता है कि वो क्लास में लड़की बहुत पसंद थी पर मेरे से बात नहीं कर रही है, मैं बहुत दुखी हूँ, बताओ क्या करूँ। और अच्छी बात यह है कि वो एआई उससे कहता है अच्छा लड़की का नाम क्या था ये तो बताओ। सो इट गोज इन कन्वर्सेशनल वे। ऐसा नहीं है कि वो एआई बोलता है ये सब गलत बात है। सो इतने अच्छे से ये मॉडल ट्रेन हो रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बच्चों को इन टर्म्स ऑफ देयर इमोशनल वेलबींग, इन टर्म्स ऑफ देयर एकेडमिक वेलबींग, दोनों चीज़ों में हेल्प कर रहे हैं। तो आई थिंक डिसएडवांटेज ऑफ कोर्स साथ में रहेंगे। अब उसके लिए भी हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें बना रही हैं, टेक्नोलॉजी साथ साथ में बढ़ती जाती है। तो अब हमने उसके लिए क्या किया है कि पेरेंटल कंट्रोल डिवाइस बना दी, ऐसी डिवाइस बना दी, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम हमने एक लेयरिंग बनाई एक ऑपरेटिंग सिस्टम की, जिससे एक पापा के पास बच्चे का सारा कंट्रोल होगा। है ना? अब ये बात बच्चे देखें ना, बस बड़े गुस्सा हो जाएंगे मुझसे कि आप तो हमारे खिलाफ ही खेलने लग गए। तो उसमें पिताजी देख सकते हैं बच्चा क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा है, कौन सा ऐप चला सकता है, नहीं चला सकता है। तो इस तरह के कंट्रोल्स बन जाएंगे टाइम के साथ। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे सर कि जो वंचित तबका, खासकर जिसकी आप बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, जो ऐसे लोग, गरीब परिवारों के बच्चे, जो आपके जो अफोर्डेबल एजुकेशन मॉडल आप जो क्रिएट कर रहे हैं डिजिटल मोड पे, उसके ज़रिए जब कोई बच्चा अपने गाँव का या अपने परिवार का पहला डॉक्टर बनता है या इंजीनियर बनता है और आपको उसकी कहानी पता चलती है, तो कैसा आप महसूस करते हैं और किस तरह का फ़ख्र आपको लगता है कि हाँ मैंने कुछ दुनिया में बदलाव लाने की कोशिश की है? कुछ कहानी आप शेयर करना चाहेंगे? पिछले 3 साल के अंदर हम लोग से पढ़ के 500 गाँव से, 500 से ज़्यादा नंबर है, मैं मिनिमम नंबर बता रहा हूँ, 500 गाँव से भारत के पहला डॉक्टर और पहला इंजीनियर निकला उस गाँव का। अभी मैं इस बार की बात करूं, अभी इस बार नीट का रिजल्ट आया था जिसमें बच्चे डॉक्टर बनते हैं। तो सबसे पहला रिजल्ट जो मैंने सेलिब्रेट किया, मैं चला गया जमशेदपुर में एक बच्चा था जो सड़क किनारे मोबाइल कवर बेचता था, और वहीं मोबाइल कवर बेचते बेचते मोबाइल से 4000 रुपये के कोर्स से मेडिकल की तैयारी करता था और वहाँ से नीट निकाल दिया। पिछले साल हमारे पास एक बच्चा आया था, उसका नाम था उमर। ये आप सुनिए, पिछले साल एक बच्चा आया, उसका नाम था उमर, वो कश्मीर से आता था
और उसको जब मैंने बात करनी स्टार्ट की कि बेटा तुमने तैयारी कैसे की, तो बोला हम सुबह जाते थे सर, कांची चलाते थे। हमने क्या करते थे? कांची चलाते थे। हमने कहा क्या, समझ में नहीं आ रहा। सेब तोड़ते थे। सुबह जाके वो कैंची चला के सेब तोड़ता था, शाम को जाके घर घर पेंटिंग करता था, जो समय बचता था उससे पढ़ाई करता था, किसी तरह से सेकंड हैंड मोबाइल फ़ोन खरीदा, किसी तरह से इंटरनेट रिचार्ज कराया, और उसके बाद उसने नीट की परीक्षा निकाल दी। उसके पिछले साल मेरे पास एक बच्चा आया था लोकेश नाम का, IIT BHU में पढ़ रहा है इस समय। लोकेश के पास 4,000 रुपये का कोर्स खरीदने के पैसे नहीं थे। लोकेश ने अपने घर की एक बकरी बेच दी। उनके घर का सारा खर्चा बकरी से चलता था। और जब वो सेलेक्ट हो गया तो मैंने उससे बोला अगर लोकेश सेलेक्ट नहीं होते तो कैसा लगता? कहता सर बहुत बुरा लगता, क्योंकि बकरी भी चली जाती और सिलेक्शन भी नहीं होता तो बड़ा बुरा फील होता है। एंड ही इज स्टडीइंग इन IIT BHU। इस साल एक बच्चा निकला है लास्ट ईयर, अभिषेक नाम का बच्चा है। ये है हमारा बॉम्बे का, स्लम से आता है, एकदम प्योर बॉम्बे के एकदम प्रॉपर स्लम से आता है, और इस टाइम IIT दिल्ली के अंदर पढ़ रहा है। ऐसी बहुत सारी कहानियां हर साल निकलती हैं, और सबसे ज़्यादा मुझे खुशी होती है जब कोई लड़की निकलती है। जैसे श्रृंगार एक लड़की गुड़गांव से थी, मोमोज का ठेला लगाती थी, वहाँ पे बैठ के मोमोज के ठेले पे पढ़ाई करती थी, और वहाँ से उसने नीट का एग्जाम निकाला, अब डॉक्टर बनने जा रही है। एक लड़की आई थी पिछले से पिछले साल, पूजा कुमारी, बहुत अच्छी कहानी। पूजा कुमारी आती है, और वो बच्ची गांव से आती है, पिताजी नहीं है, मम्मी और दादी हैं, खेती करते हैं उन लोग। और वो मेरे को इतना अजीब लग रहा था कि पूरे समय वो स्माइल दे रही थी, उसको लग ही नहीं रहा था उसने कठिनाई का सामना किया है। उसकी मम्मी उस पर बड़ा प्रेशर बना रही थी कि हम तुम्हारी शादी करा देंगे बिट्टन, हम तुम्हारी गांव में बिट्टन हम तुम्हारी शादी करा देंगे, तुम बड़ी हो गई हो। उसने दिमाग लगाया, उसने बोला आपको पता है अगर 21 साल से पहले लड़कियों की शादी कराओ तो मोदी जी जेल में डलवा देते हैं। तो मैंने कहा मोदी जी यहाँ तो काम आ गए मेरे। और उसने ये झूठ बोला, ये झूठ चल गया उसके घर में, और घर में मोदी जी का डर था कि अच्छा 21 साल के पहले भी जेल हो सकती है। उसकी शादी नहीं कराई, घर वालों ने पढ़ने दिया, मेडिकल निकाल लिया, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इस टाइम डॉक्टर बनने हैं। तो ऐसे बच्चे जब निकल के आते हैं तो लगता है कि जीवन में असल में हम लोग ने कुछ किया है। बिल्कुल। तो अलग सर से पढ़ने वाले, अलग सर के मॉडल से पढ़ने वाले बच्चों के लिए स्काई इज़ द लिमिट। लेकिन सर बहुत सारी कहानियाँ होंगी आपके पास, बहुत। लेकिन वक्त की कमी हमारे पास है। लेकिन फिर भी जाते जाते मैं एक सवाल आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि हर आदमी जो है वो हथियार उठाकर सीमा पर नहीं जा सकता देश की सेवा करने के लिए। आपने किताब उठाई, आपने मोबाइल उठाया, और आप अपने तरीके से देश की सेवा कर रहे हैं। यहाँ जो लोग या टीवी पर ABP न्यूज़ के माध्यम से जो लोग आपको देख रहे हैं, क्या संदेश इस लाइन पर आप देना चाहेंगे कि कैसे हर आदमी देश के काम आए? वैसे तो सबसे बेहतर तरीका तो आर्म फोर्सेस ही है, अब उसको मैं किसी तरह से भी बैलेंस नहीं कर सकता। देखिए सच बात तो ये है कि जो इंसान वहाँ खड़े होकर अपनी जान का दांव लगा रहा है, और खास करके मैं सच बोलूँगा इतने सारे पैसे भी नहीं मिलते हैं, उससे ज़्यादा पैसे बाकी फील्ड के अंदर मिलते हैं। तो आपके अंदर जज्बा होना चाहिए और आपके अंदर ये फीलिंग होनी चाहिए देशभक्ति की, तभी आप वहाँ खड़े हो सकते हो। और मैं बोलता हूँ हमें जो ये यहाँ पर सहूलियत मिली हुई, कैमरा लगा है, लाइट लगी, ये सब इसी वजह से है क्योंकि वहाँ भाई लोग खड़े हुए हैं दिन रात, ठंड में गर्मी में, और हमारे लिए लड़ रहे हैं। तो वो जो एहसान है वो तो हम कभी चुका ही नहीं सकते अपनी आर्म फोर्सेस का। पर अगर मान लीजिए हम आर्मी में नहीं जाते, हम नेवी में नहीं जाते, तो क्या हम देशभक्ति नहीं दिखा सकते? बिल्कुल दिखा सकते हैं। देशभक्ति इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी है, कोई इमोशन थोड़ी है कि हमें दिखाना है कि 15 अगस्त को आएंगे हम जंगन मंगन गाएंगे और उस दिन हम झंडा लहराएंगे। इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको 24/7 निभानी है। हर कोई देशभक्ति निभा सकता है भाई। सड़क पे एक इंसान जो झाड़ू लगाता है, जो सफाई हमारा कर्मचारी है, उसके लिए ईमानदार होकर मेहनत से अपना काम करना देश के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। देश की रोड नहीं साफ रहेंगी, देश के नाले नहीं साफ रहेंगे, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। देश का टीचर ईमानदारी से अगर पढ़ाता रहे, ऑनेस्टी से पढ़ाता रहे, तो वो देश को बिल्ड कर रहा है। हमारे डॉक्टर्स हैं 48-48 घंटे काम करते हैं बिना सोए जग के। बहुत डॉक्टर्स की लाइफ बहुत टफ है, मैं तो देखता हूँ, मैं बहुत क्लोजली एसोसिएटेड हूँ अपने बच्चों से। 48-48 घंटे लगातार काम किए जा रहे हैं। अगर वो ऑनेस्टी से, ईमानदारी से, मेहनत से और सही दाम में अगर वो मरीजों का इलाज कर रहे हैं, तो वो भी एक देशभक्ति। आई थिंक देशभक्ति एक ऐसी चीज़ है, यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, आप ऑनेस्टी से, तमीज़ से, मेहनत से, ईमानदारी से अगर पढ़ाई कर रहे हो और ये सोच रहे हो देश के लिए हम कुछ करेंगे, वो भी देशभक्ति है। तो हर एक इंसान जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑनेस्टी से निभा सकता है, ही इज़ अ देशभक्त, ही इज़ अ नेशनलिस्ट। और उसके लिए ज़रूरी नहीं है सोशल मीडिया के ऊपर जाके ये चीज़ प्रूफ करना कि हम देशभक्त हैं। जस्ट ओबे योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, दैट्स इनफ। बिल्कुल। तो अलग सर के लिए बहुत ज़ोरदार तालियां। और इसी गुड नोट पर सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका ABP न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए, हमसे बात करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।